अच्छा, ये जो मसूद आपने बात की थी ना कि अखलाकियात, इंसानी हुकूक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं, आपको अपने बलबूते पर खड़ा होना पड़ेगा, ये जिस तरह ईरान ने साबित किया है, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पहले दिन से उनको अंदाज़ा था कभी ना कभी ये वक्त आएगा। सारी पाबंदियों के बावजूद ना किसी से असला ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई तिजारत, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना फोकस ये रखा था, उनको पता था ये दिन आना है। उन्होंने अपनी सारी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसराइल के खिलाफ रखी थी और उस पर उन्होंने फोकस रखा। अब अगर हम इंसानी जानों के लिहाज से देखें या दीगर नुकसान के बारे में, तो वो बज़ाहिर तो ईरान का ज़्यादा है, लेकिन उनकी बर्दाश्त, उनकी जो मुज़ाहमत थी, उसने साबित किया कि आज हमें इसराइल में या अमेरिका में जश्न नहीं नजर आता, जश्न हमें ईरान में नजर आता है। ये जो मुसाद और रॉ का भी यहां पर हमें एक गठजोड़ नजर आया कि अभी हाल ही में तकरीबन 10 रॉ के एजेंट पाकिस्तान से पकड़े गए। मुसाद के जितने वहां एजेंट थे, जिस पर अब कोई दो राय नहीं है, अभी उमर ने भी कहा कि ये तो बात माननी पड़ेगी, इतनी पेनिट्रेशन वहां पर थी मुसाद की कि वहां पर ड्रोन्स भी पहुंचा रहे हैं, सारी लीडरशिप का उनको पता है, वहां फोन कर करके नंबर्स पे उनके जनरल्स को कह रहे हैं कि जी तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे, यहां से निकल जाओ। वो चाहते थे कि वो साइड चेंज कर लें। तो वहां पर वो रॉ के लोग या भारत का जो रोल था, जो पाकिस्तान एक्सपोज करता रहा, चाहे वो कुलभूषण यादव की तरह हो, फिर कोई चक्रवर्ती भी पकड़ा गया, तो क्या ईरान अब उस पर तवज्जो देगा? आपका ख्याल है ये उनका सबसे कमजोर पॉइंट नजर आया है? जितनी जगह पर उन्होंने महसूस किया होगा कि कुछ कमजोरियां रहेंगी, वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उनका सर्वाइवल, उनकी बका इसी में है। वही अमेरिकी सदर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात से पहले कह रहे थे कि ईरान के पास अब वक्त नहीं है बातचीत करने का, मैं उसको मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, उसने वक्त गंवा दिया है, वो उसी मुलाकात की बात कह रहे थे कि मैंने 2 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया है। तो वो उनको उस वक्त तक अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ समझ रहे थे कि जितनी पाबंदियों में हमने ईरान को रखा है, ईरान शायद नहीं टिक पाएगा, इसराइल के खिलाफ नहीं टिक पाएगा। और क्यों नहीं टिक पाएगा? उसामा भाई याद रखिए कि ईरान का जो दिफाई बजट है वो है 7.9 बिलियन मैक्सिमम, और इसराइल ने जो खर्च किया वो तकरीबन 49 बिलियन से ज्यादा का 1 साल का उसका बजट है। और फौज कितनी है उसकी? 1,60,000 की फौज है, और यहां पर कोई 5.5-6 लाख की फौज है। आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, फिर जो नुकसान की बात है, तो इसराइल जैसे 70 मुल्क ईरान में थमा सकते हैं, ठीक। और इसराइल जो है वो बहुत छोटा है, तो इसराइल के ऊपर जितनी बमबारी की ईरान ने और जितना मिसाइल अटैक किया, उससे जो नुकसान हुआ वो आप भी बता रहे हैं कि जी उनका तो बैंक सिस्टम जो है वही करप्ट होने के नजदीक पहुंच गया, क्लैप्स हो सकता है वो, तो नुकसान उनका भी ठीक ठाक हुआ है। और ये भी देखें कि ये दोनों मुल्क जो हैं, इनमें एक चीज और बड़ी कॉमन है, एक तो मजहबी रिजीम है, दूसरी बात ये कि मीडिया यहां पर आजाद नहीं है। तो हमें नहीं पता कि इसराइल में क्या हुआ है और असल में ईरान में क्या हुआ। ईरान में तो कुछ, जो बड़ा मुल्क है, थोड़ा सा तो ज्यादा चीजें सामने आ गई, इसराइल में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। ये सारी बातें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने दुश्मन को पहले से पहचाना, उसके लिए आपने तैयारी की, और तैयारी ऐसे नहीं की कि आपने कोई 2 दर्जन हथियार रखे। आपने कहा कि जी मुझे पास एयर स्पेस, मेरी जो वर्नरेबल है, मेरे पास फिजाइया नहीं है, मेरे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, मेरे पास ग्राउंड फोर्सेस से के जरिए मैं जंग नहीं लड़ सकता, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास बचता है मिसाइल टेक्नोलॉजी। और मिसाइल टेक्नोलॉजी का ईरान ने जो इस ताकत का मुजाहरा किया है वो मैक्सिमम 10% किया है। ईरान का दावा है कि उसने 5% किया है, लेकिन दुनिया मान रही है कि 10% किया है। उसने अपने क्लस्टर मिसाइल जो है वो उनका मुजाहरा एक बार किया है। उसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। तो ईरान के पास ये स्टेमिना इसराइल से कहीं ज्यादा था कि वो इस जंग को लंबा लेके जा सकता था, जबकि इसराइल का स्टेमिना एग्जॉस्ट हो रहा था। तो जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, तो मैंने पैसों का मुआवजा किया कि ये कितना खर्चा कर रहे हैं। जब आप इतना खर्चा करते हैं तो वहां पर आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी उतना ही मजबूत होता है। अब ईरान को यह जरूर समझना होगा कि दुनिया में कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है, बिल्कुल सही, कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके साथ नहीं खड़ा। यूरोपीय ममालिक भी बेनकाब हो गए, रीजनल ममालिक भी बेनकाब हो गए, और इंडिया जो चाबहार में बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसका दोस्त बन रहा था, वो उसका दोस्त नहीं है, वो उसका दुश्मन है, जो साबित हुई।